हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने बहुत सी विस्थापन अभिक्रिया देखी होंगी, जैसे कि आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर कह सकते हैं लोहे की कीलों को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाल दें तो वह आयरन सल्फेट बना लेती है, यानी कि लोहे के ऊपर एक नीले रंग की परत चढ़ जाती है तथा कॉपर उससे अलग हो जाता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया। जिंक की जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक ने कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर दिया। जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे कि आयरन है Fe है, वो भी अभिक्रियाशील है, कॉपर को उसने विस्थापित कर दिया। तो इसी प्रकार से लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो लेड जो है Pb जो है वो कॉपर Cu को विस्थापित कर देता है और Cu की जगह पर Pb आ जाता है। PbCl2 फॉर्मेशन कर देता है प्लस Cu, यानी कि कॉपर बना देता है। मैंने अभिक्रियाशीलता श्रेणी की जो सारणी है वो साथ में यहाँ पर दिखाई है कि सबसे पहले जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रकार से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व में गोल्ड और सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व में पोटासियम इसका उदाहरण है। आगे हम करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 की BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट में जो सल्फेट आयन है वो बैरियम के साथ चला जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है और BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड की संरचना कर देते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, जो जल में नहीं घुलता और नीचे तलहटी में बैठ जाता है। इस अविलय पदार्थ को जो जल में नहीं घुलता इसको अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल सकते हैं आप। आगे हमारा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती कहाँ पर है उसके बारे में जानेंगे। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको आपने सुना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपापचय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अथवा उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स का दूसरा नाम हिंदी में उपापचय है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, the reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously is called redox reaction। हम बात करेंगे जैसे कि एक अभिक्रिया दी है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है? कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है संयोजित हो रही है, ऑक्सीजन जो है कॉपर में मिल रही है। यदि हम इस गर्म पदार्थ यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित की जाए तो सतह की काले परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी कि अगर फिर कॉपर ऑक्साइड को की यदि हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये दोबारा से कॉपर प्लस वाटर में ब्रेकअप हो जाता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन इसने हटा दी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर में ऑक्सीजन को की वृद्धि हुई है, CuO कॉपर ऑक्साइड बना है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और अपचयन में इसका विपरीत होगा कि ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। ये दिया है नीचे। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि कमी हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया में जैसे और भी अभिक्रिया दी है, नीचे दी है कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट करके कॉपर बना देती है खाली,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, जिसके कारण से हम इसको कहेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है। जबकि दूसरा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और H2O की संरचना करता है, H2O का निर्माण करता है पानी का, तो इसको हम उपचयन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। मतलब क्या, दोबारा फिर बताता मैं, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन अभिक्रिया, साधारण शब्दों में। या फिर आप कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन की कमी हो तो उपचयन और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन अभिक्रिया। दूसरा कुछ और अभिक्रिया दी है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना होती है, निर्माण होता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड, जिंक में ऑक्सीजन पहले से है और वो आगे जब उत्पाद बनता है तो जिंक में से ऑक्सीजन जो है हट जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ये अपचयन अभिक्रिया, जबकि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर उपचयन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से MnO2 HCl, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, यानी कि यह अभिक्रिया दिखाई गई है। इस अभिक्रिया में HCl और क्लोरीन जो है, HCl क्लोरीन में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। यानी कि MnO2 में से ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके कारण से MnCl2 की संरचना की है इसने। जब ऑक्सीजन की कमी हुई है तो अपचयन अभिक्रिया, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में वाटर, यानी कि वाटर की संरचना हुई है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण से उपचयन हुआ है। आगे, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? हाँ, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा नया लोहा बड़ा चमकदार होता है, कुछ समय के बाद उसके ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे आप जंग बोलते हैं, जंग लग जाना। प्राय इस अभिक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा होता है, और भी बहुत सी है, जैसे चांदी है, काले रंग की पड़ जाती है, पीतल या तांबे के बर्तन है, वो हरे रंग की परत बना लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी जिसको बोलते हैं, आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि धातुओं का संक्षारण हो जाना, यानी कि धातुओं की ऊपरी सतह का वायु, जल, अम्ल, अक्षारक आदि किसी के भी संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाना या अक्षय हो जाना, खराब हो जाना, संक्षारण कहलाता है। इसके उदाहरण दिए, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, यानी कि कार की जो बॉडी है, या आपके जो साधनों लोहे के या धातुओं के जो बने हुए हैं, पुल है, लोहे के रेलिंग है, जहाज है, और भी धातु वो से बनी हुई वस्तुएं, खासकर लोहे से बनी हुई जो, वो बहुत ज़्यादा उनकी हानि होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। हर साल लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है। जो लोहे के साधन है कह लीजिएगा, या लोहे की रेलिंग है, जहाज है, ये टूटते फूटते रहते हैं, जिसके कारण से। हमारा आज का अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। वसायुक्त तैलीय भोजन का ऑक्सीकरण के कारण गंधे तथा स्वाद में, ये गंधे नहीं, गंध है यहाँ पर, गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ध्यान दे, ये गंधे नहीं, गंध है यहाँ पर। वसायुक्त तैलीय पदार्थ, यानी कि जो चिकने हैं, जिसमें तेल है या वसा है कह लीजिएगा, उसका ऑक्सीकरण के कारण, यानी कि ऑक्सीजन के कारण से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण से उनमें गंध हो जाती है और उनका स्वाद जो है ना वो बदल जाता है। जिस प्रोसेस को, जिस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उपचित होने वाले तेल एवं वसा विकृत गंधिता हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जो तेल वाले हैं कह लीजिएगा, या वसा युक्त खाद्य पदार्थ में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सी कारक का मतलब है कि जो ऑक्सीजन के विरुद्ध यहाँ पर काम कर सके। मतलब क्या, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से, वायुरोधी यानी कि एयर टाइट जो बॉक्स है आपके, एयर टाइट जिसमें हवा ना जा सके, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। आपको पता है चिप्स के पैकेट के अंदर
हवा को हटा करके उसके अंदर नाइट्रोजन नाम की गैस भर दी जाती है, ताकि चिप्स का उपचन ना हो उसके, ताकि जो आपके जो चिप्स हैं वो तले हुए हैं तेल में, घी में, वसा में, उनकी गंध में और उनके स्वाद में, ताकि कोई परिवर्तन ना हो। आपका यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।